बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज बड़ा यानी जरदारी साहब की एक ट्वीट है जो जिसको देख के या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लो या उनका बयान कह लो, जो भी कह लो, वो मैं बड़ा महसूस हो रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा चले, हमें भी हमारे साथ भी शेयर करें ना। हाँ, उन्होंने कहा कि इमरान साहब जो है ये मुश्किल पिच पे नहीं खेल सकता, ठीक है, और अगली बारी हमारी होगी। तो देखते हैं। वैसे भी वो क्या कहते हैं, बड़े वो बादशाह हैं इन चीजों के। हाँ। तो लेट्स सी कि उनकी ये प्रेडिक्शन है तो किस तरह से अगली बारी किस तरह से होगी ये नहीं पता। वो क्या कहते हैं, अगली बारी जरदारी, वो ये भी नारा भी एक है ना। खैर इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी हरमीत को खुश आमदीद कह लें। हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। सुबह सुबह कोई ऐसी आपने पेशगोई कर दी कि कुछ भी हो सकता है सर यहाँ पे। अच्छा, रऊफ साहब ने तो खबर ब्रेक किया है, कई दफा भारी हो सकता है तो अब नहीं, रऊफ साहब की बात दुरुस्त है। यहाँ अगर एक सीट वाली पार्टी अगर हुकूमत में आ जाती है तो आप समझे कि कई सीट वाली पार्टी तो रातों रात बदल जाएगा सीन उनके लिए। तो कुछ भी हो सकता है, सियासत है। और फिर प्रेडिक्शन हमने हमेशा देखी, कुछ ना कुछ बदलाव आता जा रहा है। आज भी हम देखते हैं कि हवाओं का जो रुख है वो हल्का फुल्का बदल रहा है। अब देखना ही है कि साल डेढ़ में ये आगे कितना बदल रहा है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एनीवेज हम वक्त नहीं जाया करते। एक तो आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि आज फिर से फ्राइडे है और फिर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। मैं फ्राइडे को वैसे ही बड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। हम सारे रिलैक्स फील करते हैं, बिल्कुल। खैर सबसे पहले टॉप स्टोरीज आज की। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज होगा। उसके बाद हमने आपको अपडेट करना है कराची ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया है। इसको हमने तफसीलन शो में डिस्कस करना है। फिर जनूबी पंजाब में जानवरों की पहली पनाहगाह का कयाम अमल में लाया गया है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और फिर सलमा शौकत अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन पर जाने वाली पहली लेडी ट्रैफिक वार्डन बन चुकी हैं और आज सलमा हमारे साथ शो में भी मौजूद होंगी, उनसे मजीद बात करेंगे। फिर 70 साल एक शख्स हैं रऊफ साहब जिन्होंने अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील किया है। सो किस तरह से किया है और इसका क्या पर्पस था, इस पर भी हमने आपके साथ खुसूसी पैकेज शेयर करना है। फिर कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर आपके साथ शेयर करना है। कॉमेडी फिल्म इसी के तसलसल में है, जब मैं अपने बचपन में देखती थी, शायद हरमीत ने भी देखी हो, होम अलोन सीरीज बड़ी फेमस होती थी, बच्चों की उसमें शरारतें दिखाई होती थी। सो इसी की तर्ज पर एक और मूवी आ रही है, ये हम आपके आगे जाके आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसका ट्रेलर भी आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर नातख्वां मरहूब अहमद हमदानी साहब भी आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज। लेकिन डेली डोज के आगाज से पहले जैसे जिक्र भी कर रहे हैं, आजकल रबियुल अव्वल का बाबरकत महीना है और इस महीने की अगर बात की जाए तो महाफिल नात का इनेकाद किया जाता है, मुख्तलिफ तकारीब होती हैं और हर कोई इसको अपने तरीके से बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करता है। नज़रो नयाज का सिलसिला भी जारी रहता है और इस ही सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि बड़े शायान शान तरीके से 12 रबियुल अव्वल को सेलिब्रेट किया जाएगा। उस रबियुल अव्वल के मौके पर कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA ने किरायों में 12% कमी का ऐलान किया है। और अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं फ्रॉम 14 टिल 19 अक्टूबर तो ये जो किराए हैं आपको डिस्काउंट रेट पर मतलब आप ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब देखना यह है कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये जो रबियुल अव्वल के जो हवाले से हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है उसी के तनाजुर में ये ऐलान किया गया है। ये 14 से 19 तक होगा। ये जो आज तो 15 है, कल से आगाज इसका हो चुका है, तो एक हफ्ता तकरीबन ये चलेगा। और जैसे कि रोमा ने अभी बताया कि 12 रबियुल अव्वल के हवाले से शानदार तकरीबात का पूरे मुल्क में इनेकाद किया जाएगा। उसमें नातिया मुशायरे भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मैं देख रहा था, जुलूस निकलेंगे मुख्तलिफ। और मैं बताऊं कि मुझे जो अपने बचपन में याद है ना, वो जुलूसों का हम इंतज़ार किया करते थे। जब वो निकलते थे अपने गली बाज़ारों में, हम जाके देखते थे उनको। लोग अपने घरों के बाहर बड़ी खूबसूरत वो जो मस्जिद नबवी है उसकी तस्वीरें बना के और वो रखी होती थी, सजावटें करते थे। तो ये तमाम तकरीबात चलेंगी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर सरकारी इमारत पे अभी से मैं तो देख रहा हूँ रोशनियाँ होनी शुरू हो गई हैं और बड़े खूबसूरत लग रहा है। तो बड़ा अच्छा इनेकाद होगा। PIA के हवाले से मैं एक बात ये बताऊं कि जहाँ पे ये हो रहा है कि इन्होंने किराए में
कमी का ऐलान किया है। वहाँ पे ये भी हुआ कि काबुल का जो ऑपरेशन है PIA का वो सस्पेंड कर दिया गया और वो सस्पेंड करने की वजह ये है कि वो कहते हैं कि तालिबान ने जो वहाँ पे अभी तक उसको वॉर जोन में तब्दील किया हुआ है वहाँ पे, और वो वॉर जोन के हवाले से वो आसाइशें या सहूलियात हमें नहीं मिल रही जो होनी चाहिए थी वहाँ पे फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए। अच्छा, जो मैंने पढ़ा, मतलब इसकी डिटेल्स मैं भी ज़्यादा नहीं देख सकी, बट तालिबान की जानिब से एक डिमांड ये की जा रही है कि किरायों में कमी की जाए और उन लोगों पर की जाए जिनको बैन किया गया है। सो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं, डिमांड्स जो हैं, वो तालिबान की जानिब से सामने आ रही है। हरमीत, आपके पास भी कोई खबर है इस हवाले से? काबुल का ऑपरेशन सस्पेंड हो गया है। इस्लामाबाद टू काबुल जो फ़्लाइट हुआ करती थी वो फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, और वो PIA ये कह रहा है, PIA के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस की रकम मांग रही हैं, प्रीमियम मांग रही हैं वहाँ पे सफ़र के लिए, चूँकि वहाँ सहूलियात ना होने के बराबर है और वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। वहाँ पे रोज़ साहब, एक तो आपकी बात दुरुस्त है, एक तो ये हालात हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो उस वहाँ पे जिस तरह दाइश दोबारा एक्टिव नज़र आ रही है और मुख्तलिफ मकामात पे तालिबान उनका मुकाबला हो रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ झड़पें भी हो रही हैं, साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं, तो इनसिक्योरिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं पाई जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जाना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिसकी वजह से हम देखते हैं बाहर तो ऑलरेडी ऑपरेशन बंद है, सिर्फ पाकिस्तान PIA कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम हालात देखें तो एक तो अगर आप किराए में कर लेते हैं, कटौती कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं, तो जाहिर बात है कि नुकसान जो है PIA को मजीद उठाना पड़ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि PIA ने जिस तरह कमाल का काम किया, जिस तरह वहाँ से लोगों को उठा के मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग थे उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनके ममालिक भेजा, तो अब अगर ये सूरत हाल है तो अगर आप किराए में कमी चाहते हैं, ऊपर से अगर हम वहाँ पे हालात देखें तो वहाँ पे वो वार जोन है, मुश्किल भी हो रहा है, कहीं ना कुछ भी हो सकता है, इसलिए एहतियात मेरे ख्याल में बेहतर होगी फिलहाल जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आपने बार रबीउल का जिक्र किया तो यकीनन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, ना कि वो सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन थे। तो इस बार जो है पहली बार जन्म स्थान जो है बाबा गुरु नानक जी का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पे पहली बार 12 रबीउल अव्वल की जो तकरीबात हैं वो बाकायदा सिख ननकाना साहब के जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें जो है तकरीबात होंगी, नात खां को बुलाया जाएगा और मुख्तलिफ जो है वहाँ पे लंगर और इन तमाम तैयारी जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुबारक महीना है हम सब के लिए और इसी से हमें सीखना चाहिए। जो लाइफ है, जो द वे ऑफ लाइफ हुजूर साहब जी की जो लाइफ थी, उन्होंने जो दर्स दिया प्रैक्टिकली हमें दिखा के दिया, अमली तौर पर बताया कि इंसानियत और इंसानों को जोड़ना कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि मुबारक महीना है, हम सबको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने ये खबर हमारे साथ शेयर किया और मेरे ख्याल में होना यही चाहिए कि किसी भी मजहब का कोई भी इवेंट हो सबको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आसानी पैदा करनी चाहिए। सो ये सिख भाइयों की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है। बट एनीवेज अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और सोशल मीडिया कंपनीज के लिए पाकिस्तान में अपने ऑफिसेस को कायम करना लाजमी करार दिया जा चुका है। हुकूमत ने तरमीम शुदा सोशल मीडिया रूल्स 2021 जारी कर दिए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसके बाद सोशल मीडिया जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनमें आपका फेसबुक भी आता है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, गूगल और इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं, इन सब पर पाबंदी है कि ये पाकिस्तान में अपने ऑफिसेस कायम करें, वहां पर अपना एक ऑफिसर मुकर्रर भी करें और स्पेशली ऐसे तमाम कंपनीज जिनके सार्फिन 5 लाख से ज्यादा हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो ऑफिसेस को खोलें और साथ ही साथ PTS से अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। सो इस हवाले से सर आप थोड़ा सा बताएं। 50 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा मतलब कही गई है, मुस्तकिल बंदिश भी हो सकती है इन कंपनियों की अगर वो ये नहीं करेंगे। एक और इसके साथ ही मुंसलिक खबर ये भी है कि टिकटॉक जो है मशहूर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ के करीब फहश मवाद जो डिलीट किया है अपने वहाँ से, जो लोगों ने अपलोड किया हुआ था। ये बहुत मतलब ख़तरनाक एक ट्रेंड है कि लोग इसको घरों में बैठ के बच्चे भी देख रहे होते हैं और इस कदर फजूल चीज़ें लोग अपलोड कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं बगैर सोचे समझे हुए। तो बहरहाल रेगुलेट करना है मकसद, और रेगुलेट करने के लिए यही है कि आप पाकिस्तान में अपने दफातर कायम करें, आप पाकिस्तान में कंपनियां जो हैं उनको रजिस्टर करवाएं, अदरवाइज़ फिर
फाइन होगा। बिल्कुल, और अगर कोई कंटेंट ऐसा अपलोड हुआ है तो उस पर ये जो कंपनीज हैं उनको जवाब देना होगा, और अगर जवाब नहीं देंगे और इस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आएगी तो जिस तरह से रऊफ साहब ने कहा है, या तो आर्जी तौर पर मुस्तकिल दोनों तरीकों से बंद भी किया जा सकता है और भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है, हम पहले भी सर अपने शो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आजकल जब स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं तो पूरे मार्क्स आते हैं। ऑब्वियसली ये बड़े हैरानकुन बात है। सो इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान किया गया है, पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने इसका ऐलान किया है, और अभी तक जो फिगर्स सामने आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर्स हासिल किए हैं। अब ये बहुत सा सवालिया निशान है कि किस तरह से कोई एक जो स्टूडेंट है वो मतलब पूरे मार्क्स ले सकता है। अच्छा, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स हो गया या कुछ, उसमें तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें आप पूरे मार्क्स नहीं ले सकते। सो इस हवाले से बहुत सा इबाम भी पाया जा रहा है। साथ ही साथ अब जो कामयाबी का तनासुब है वो 98% जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो पास नहीं भी हो सकते थे उनको भी मार्क्स देकर 33% आई गेस उनको प्रमोट कर दिया गया है। सो इस दफ़ा ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जितने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इन बच्चों ने आके एडमिशन लेना है, सो एक इजाफी बोझ मुख्तलिफ तालीमी इदारों पर पड़ जाएगा एडमिशन की फॉर्म में। सो ये बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ है, पता नहीं कैसे बच्चे इतने मार्क्स ले लेते हैं। पहले नौशहरा के रिजल्ट आए थे और नौशहरा के रिजल्ट में हमने ये देखा था कि कुछ बच्चों के 1100 में से 1100 नंबर थे, और हमने भी इसको उठाया अपने प्लेटफॉर्म से, जिसके बाद ये पता चला कि रीचेकिंग का उन्होंने तरीक़ेकार एक अपनाने का बात की है, और उसकी वजह यह है कि वाकई वो खुद मुमतहिन या बोर्ड वाले वो भी परेशान हो गए होंगे कि 11 में से 1100 नंबर कैसे मिल सकते हैं, 1100 में से 1100। तो मेरे लिए तो कम से कम ये परेशानी की बात है। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। साहब, इस बार अगर हम देखें कई सारी कोताहियां हुई हैं। अगर 1100 की बात की जाए, उसके साथ साथ जो मेडिकल टेस्ट हुए हैं उसमें भी मैं कई स्टूडेंट से मिला हूं जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया तो उनका भी रिजल्ट आया कि भाई आपने इतने नंबर ले लिए, आप फेल हो गए, आप पास हो गए। तो इस किस्म के हालात थे। कौन सी कंपनी को ये दिए गए, तो उस कंपनी की जो चीज़ें हमने सामने आई, जो टैब दिए गए, कई टैब हैंग भी हो गए, क्योंकि बच्चों को जब ऑनलाइन उन्होंने टेस्ट देने थे तो वहाँ पे कई कोताहियाँ बरती, और स्टूडेंटों ने जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे आके प्रोटेस्ट भी किए। तो मुख्तलिफ चीज़ों में हम देखते हैं कि इस बार कई जगहों पे कोताहियाँ हमें नजर आई, और ये जो चीज़ें हैं इनको दोबारा ठीक करने की ज़रूरत है। जिस तरह बच्चे जो है वो बड़े मायूस हो चुके हैं, कई बच्चे जो है वो मेडिकल टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी कर चुके थे, तो उसके बावजूद वो कामयाबी उनको नहीं मिली। लेकिन तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट था, तरीक़ाकार जो है वो जी बिल्कुल सवालिया निशान है, और मेरे ख्याल में इस मामले को ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगली स्टोरी भी इसी से मुंसलिक है, बट सवालिया निशान वही बात मयार तालीम पर है कि जब यही स्टूडेंट्स, यही बच्चे आगे जाते हैं, सो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिन पे क्वालिफाई नहीं कर पाते। जिस तरह से अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के PhD के लिए एग्ज़ाम हुआ और उसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बट मेरे ख्याल में PhD के एग्ज़ाम्स के लिए 70% मार्क्स आपको लेना दरकार होते हैं, लाजमी होते हैं। बिल्कुल, PhD के लिए मैं बात कर रही हूँ। सो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर हुए PhD के लिए वो तमाम के तमाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस पे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी थे, कुछ फैकल्टी मेंबरान भी थे जो PhD करना चाहते थे, और अब इनके बहुत से रिजर्वेशंस हैं जो सामने आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हमें जानबूझकर फेल किया गया, आउट ऑफ कोर्स सवालात दिए गए और टेस्ट से 3 दिन पहले निसाब तब्दील किया गया। तो कहाँ पर एक ये सूरत हाल के जहाँ पर स्टूडेंट्स पूरे नंबर ले रहे हैं, और यही बच्चे जब आगे जा रहे हैं सो वो PhD का एग्ज़ाम ही, NTS का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। सो इस पर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑब्वियसली इनको भी देखने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कांटेक्ट किया था जो हेड एग्जामिनर जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इम्तहान लिए थे PhD के, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बात असल में ये है कि हमारा तालीमी स्टैंडर्ड, हमारा तालीमी मेयार बहुत पस्त हो चुका है, और ख़ास तौर पे उसका इजहार उस वक्त होता है जिस वक्त मैं खुद चूँकि MPhil के पेपर देखता हूँ, कई दफ़ा मेरे पास आते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, सिवाय कट एंड पेस्ट के और कोई काम नहीं होता, और इतनी नालायकी है कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले आपको लगता है कि पहले 4 सफ़े और आखिरी 4 सफ़े किसी 8वीं जमात के बच्चे ने लिखा हुआ है, दरमियान में जिस वक्त आप चेक करते हैं तो लगता है कि बाहर की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ को PhD है। साफ पता लग रहा होता है कि जो बच्चे अपना बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते वो कैसे चलेंगे। तो अब PhD के लिए आपको बहुत ज़्यादा
तहकीकी तौर पे बेहतर होना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो ये है ना कि आपके कुछ टेस्ट हैं, GRE है, SAT है, जिसके बगैर आप यूनिवर्सिटी में आला लेवल के ऊपर ग्रेजुएशन के बाद दाखिला आपको नहीं मिल सकता। तो हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको मिला के देखा जाए तो बड़ी अजीब बात है, एक तरफ मैट्रिक जहाँ पे 100% नंबर और एक तरफ सारे के सारे फेल। खैर ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना बहुत लाजमी था। इससे अगली स्टोरी एक ये है कि पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़ फुटबॉल कोच हैं फैज़ान सुमेर, इनके नाम एक और एजाज़ है। यूईफा CFM फुटबॉल तंजीमों के लोगों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम है जो खेल को मुनज़्ज़म कैसे करते हैं इस हवाले से बताता है और साथ ही साथ इसके बारे में यानी खेलों के बारे में तफ़हीम भी फराहम करता है। फैज़ान को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये स्विट्जरलैंड रवाना हो चुके हैं। जी हरमीत। जी फैज़ान जो है वैसे थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि फैज़ान हमारे साथ ATU में भी थे जब हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की और यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ में भी हमने एक साथ काम किया। बड़े ही टैलेंटेड माशाल्लाह और शुरुआत से साथ साथ में इधर भी जॉब करे और साथ साथ जो फुटबॉल है उसमें भी उसका काफ़ी उसने दिलचस्पी ली और बड़े कम अरसे में बड़ी उन्होंने मेहनत की और उसका जो सिला है उनको आज मिला है। तो हम पब्लिक न्यूज़ की टीम की जानिब से उनको मुबारकबाद बिल्कुल हमारे साथ उन्होंने जिस तरह हाँ जी बिल्कुल। और नेक्स्ट स्टोरी आज की हमारे पास ये वक्त बहुत मुख्तसर है सो जल्दी स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है। स्विट्जरलैंड के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कायनात का सबसे बड़ा 3D मैप तैयार किया है जिसको यूज करते हुए आप घर बैठे आलमी खलाई स्टेशन, चांद और सोलर सिस्टम और सैयारों के बारे में जान सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी यूनिवर्स प्रोजेक्ट इस मंसूबे को नाम दिया गया है और इसके जरिए जो बड़े बड़े ज़मीनी और खलाई दूरबीनों के मुशाहिदात हैं, फिगर्स हैं, उनको यकजा करके ये 3D मैप जो है वो बनाया गया है। मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा है। बहरहाल बड़ा ये देखें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए किस लेवल के ऊपर काम हो रहा है। 3D मैप है, देखने में मजा आ जाएगा कायनात एग्जैक्टली। और अगली स्टोरी जनाब, पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल पर बनी फिल्म एक है निगार की रिलीज का ऐलान किया जा चुका है। पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की काविशों पर ये टेलीफिल्म जो है बनाई गई है जिसमें माहिरा खान जो है वो निगार का किरदार अदा कर रही हैं। इसका हमने टीजर भी पहले शो में आपके साथ शेयर किया था और अब इस जो टेलीफिल्म है बहुत जल्द इसको रिलीज कर दिया जाएगा। 23 अक्टूबर की डेट दी गई है और फिर देखना ये है कि ये किस तरह से ऑब्वियसली अपने मतलब जो मूवी बनी है ये फैंस में अपनी पज़ीराई जो है वो मनवाती है। जनाब ये तो था पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आजकल अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत से कम उम्र नौजवान, बहुत से कम उम्र जो बच्चे हैं वो हमें ड्राइविंग करते दिखाई देते हैं और अक्सर तो रऊफ साहब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ आई है कि पेरेंट्स घर के बड़े साथ बैठे हैं और बच्चों को ड्राइविंग सिखा रहे हैं और उनको मना भी नहीं किया जा रहा और फिर इन बच्चों के खिलाफ प्रॉपर तौर पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। अगर मेन रोड्स पर जाएँ तो शायद किसी इक्का दुक्का बच्चे का चालान हो जाता और नॉर्मली कोई क्रैकडाउन वगैरह नहीं होता और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है जो ऐसे बच्चे ड्राइविंग भी करते हैं। अक्सर तो मैंने देखा है कि बच्चों की जो टांगे हैं वो नीचे लाइक रेस वगैरह तक भी नहीं आ रही होती, ब्रेक तक भी नहीं आ रही होती, बट पेरेंट्स उनको साथ बिठाकर जो है वो ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं। सो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। लेकिन इसी हवाले से कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एक इनिशिएटिव लिया है और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है और इस ज़मन में ये कैंपेन चलाई गई है कि जो भी बच्चे होंगे जो ड्राइविंग कर रहे होंगे उनके खिलाफ भी सख्त सजाएं होंगी, भारी जुर्माने होंगे और पेरेंट्स पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सो एक अच्छी चीज़ है और बेसिकली ये कैंपेन स्टार्ट की गई है सिंध हाई कोर्ट की हिदायत पर। सो इस हवाले से मजीद भी हम डिटेल्स हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं तनवीर मुनीर। थैंक यू सो मच तनवीर। बताइएगा किस उम्र के नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा अगर वो ड्राइविंग करते हुए दिखाई दिए और सजाएं किस किस्म की होंगी जो मुतय्यन की गई हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदालत की जानिब से और दूसरी जानिब जो अहकामात जारी किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को, अफसरान को कि इस मुहिम को तेज़ से तेज़ तर करें और फौरी तौर पे जितने कम उम्र नौजवान ड्राइवर्स हैं उनके ख़िलाफ़
गाड़ी के मालिकान के ख़िलाफ़, और इसके साथ साथ सबसे अहम तलब बात यह है कि इसमें पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो भारी तादाद में चालान भी किए जाएँ, उनको सज़ाएँ भी दी जाएँ। इस वक्त जो है वो मैं, क्योंकि शार फैसल मेन सिटी है, कराची उसकी मेन शारा है, शार फैसल मौजूद हो, यहाँ पे देखने में आता है ऑल ओवर सिटी के सबसे ज़्यादा जो चालान होते हैं, ये कहा जा सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी होती है या एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत बिजी शारा है, क्योंकि इसकी शारा की बात यह है कि मेट्रोपोल से लेके मलीर तक इस शारा फैसल पे दोनों ट्रैक्स के ऊपर जो है वो सिग्नल्स नहीं हैं। तो इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक काफ़ी जोन जो हैं, ईस्ट है, साउथ है, वो भी इसमें आता है। तो उसके खिलाफ जो है अभी भी जो है वो कार्रवाइयाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जो है वो जारी हैं, और सुबह से ये कहा जा सकता है 7:30-8 बजे से लेके जितने भी कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो चालान जो है वो बाकायदगी तौर से किए जा रहे हैं। जी, ये बताइए कि तकरीबन 3 करोड़ का जुर्माना पिछले चंद दिनों में यहाँ पे किया गया है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा या उसकी तशहीर नहीं हो पाई? कि अभी भी हम देख रहे हैं आपके पीछे नज़र आ रहे हैं हमें, और वो बच्चे उनको पकड़ा हुआ है, वो फ़ोन पे बात करवाने पे मुसर है। अब उन्होंने कोई हेड गियर भी नहीं पहना हुआ, सर पे हेलमेट वगैरह भी उनके नहीं है, बगैर इस तरह के वो बाहर निकल आते हैं। तो कोई बताते भी हैं वो कि किसने उनको इजाज़त दी, क्यों वो बाहर निकलते हैं इस तरीके से? देखिए, मैंने जिस तरह बताया शार फैसल और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं, अच्छा रिहायशी इलाके भी जाहिर सी बात है यहाँ पे हैं। और इसके साथ साथ जो है, क्योंकि अभी अब से कुछ देर पहले जब हम ऑन एयर हुए, उससे पहले जो मेरी यहाँ पे एसओ साहब से बात हो रही थी, यहाँ जो एहलकार जो खड़े हुए उनसे बात हो रही थी, उनका कहना ये है कि हमने यहाँ पे इतने चालान किए और ऐसे ऐसे लोगों के चालान किए कि हमें यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया है। दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पे इस वक्त जो हमारी बात हुई है ट्रैफिक पुलिस एहलकार से, उसका कहना ये है कि कम उम्र नौजवान जो है मोटरसाइकिलों पे जो है वो यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से उनका चालान होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि चालान जो है वो कम से कम किया जाए। इसके साथ साथ जो है मैं क्योंकि यहाँ तकरीबन कोई आधे पौन घंटे से यहाँ मौजूद हूँ, तो मैंने यहाँ देखा है कि सबसे पहले उनको जो कम उम्र नौजवान होते हैं बाइकों पे, उनको कोशिश ये की जाती है कि तनबीह की जाए कि किसने आपको जो है ये बाइक दी और आप इस टाइम इस मेन शाहरा पे यहाँ जो है वो बाइक राइड कर रहे हैं। तहम उसके बावजूद चालान जो है। जी जी बिल्कुल, बोलिए सर। तनवीर, बात यह है कि जिस तरह ड्राइविंग के हवाले से, जो गाड़ियों के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने की बात हो रही है, लेकिन हम अमूमन देख रहे हैं कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर बाइक्स पे होते हैं। और कराची में मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे राइडिंग करते हैं, तो उनके लिए कोई सख्त इक़दाम, चालान के अलावा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी बाइक उनसे जो है वो ली जाए, या उनके हवाले से कोई सख्त ऐसे इक़दाम या बड़े कोई जुर्माने की जाए ताकि बच्चे भी जो है वो राइडिंग के लिए ना जा सकें? देखिए, कराची में जो एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है वो सिर्फ ये है कि वालिदैन जो है वो नज़रें नहीं रखते अपने बच्चों पे, और इसमें हमारी नज़र उस तरफ नहीं जाती। इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो मैकेनिक्स का भी होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ, अगर 70 सीसी बाइक है, उसको अगर बच्चे ऑल्टर कर लेते तो ऑफ कोर्स जो है वो चाहे खाली रोड हो चाहे भरी हुई रोड हो, वो भगाएंगे ज़रूर। रेस का ट्रैक जो है वो बाकायदा तौर पे यहाँ बना है। अच्छा, रेस के ट्रैक पे जो है कम उम्र नौजवान लड़के जो है वो CG125 होती है, 70 होती है, ऑल्टर गाड़ियाँ होती है, वो ला के जो है वो हज़ारों रुपए की रेस लगाते हैं। मगर इसमें आपने मुताबिक सोशल मीडिया पे भी जो है वो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हाईवे के ऊपर। कराची के अंदर ही बहुत सारे नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर बाकायदा ट्रैक होते हैं। डिफेंस में बड़ा मशहूर ट्रैक था। पुलिस कार्रवाई करती है बाकायदा तौर पे, जो है वो ये कहा जा सकता है कि क्रैक डाउन होता है इनके खिलाफ, क्योंकि जब रेस लग रही होती है तो उस वक्त जो है सब एक जगह जमा हो जाते हैं, तो उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है और उसके बाद जो है वो बाइकें भी उठाती है और बाइकर्स को भी उठाती है। मुतादिद बार हमने जो है इसकी कवरेज भी की है, मगर उसके बावजूद अभी भी ये ट्रैक जो है वो कराची में इसी तरह का जारी है। मगर ये जिस तरह अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ, इसमें करोड़ों रुपए के चालान भी हो रहे हैं, मगर देखने में यही आ रहा है कि ताहाल जो है लोग अभी भी जो है वो पेरेंट्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो अभी भी अपने बच्चों को जो है वो बाइकें दे रहे और गाड़ियां तक दे रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा जो है वो बारहा रोनुमा हो रहे हैं। अच्छा तनवीर, आपने भी थोड़ी देर पहले ये कहा कि पहले जुर्माना हल्का फुल्का किया जाता है, थोड़ा किया जाता है, बाद में शायद उसको ज़्यादा कर दे। ये थोड़ा क्यों किया जाता है? ये तो जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, और बल्कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो मैं तो कहता हूँ कम उम्र बच्चों की
बाइक जब्त कर लेनी चाहिए, रोक लेनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल सड़कों पर ना निकले। वालिदैन को बुलवा के उनको जुर्माना हैवी करके और फिर बाइक उनके सुपुर्द करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपको हालिया कुछ दिनों की ट्रैफिक पुलिस की ही कुछ रिपोर्ट्स पेश करता हूं, जिसके अंदर आपके ही सवाल का रऊफ साहब जवाब जो है वो मिल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि चालान, तो 1,55,00,000 रुपए जो है, 48,000 रुपये जो है जुर्माने किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 25,403 जो है वो गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त देने पर वालिदैन और गाड़ी के मालिक को तकरीबन 15,500 चालान भी किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवरी पर तकरीबन 26,700 चालान भी किए हैं। और कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं, ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं और गाड़ी के मालिकान और वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, और उनका कहना ये है कि जुर्माने भी किए गए हैं। इसमें गौरतलब बात यह है कि इसमें गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, गाड़ियाँ भी जब्त हो रही हैं। और इवन के देखने में ये आ रहा है कि अभी जो है स्टार्ट में जो है वो सिर्फ चालान किए जा रहे हैं, और उसके बाद आगे अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अदालत के अहकामात जारी रहे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है गिरफ्तारियाँ भी बहुत जल्द आएंगी नज़र में हमारे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच तनवीर, आप हमें सूरत हाल आगाह कर रहे थे। यहाँ पर रऊफ साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी इसमें जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चों की जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखें। और अगर उनके बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं, ख्वाह वो बाइक चला रहे हैं या वो कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, उसको फौरी तौर पर रोका जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि वो उनको मजीद अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारे एक मिनिस्टर के बेटे जो मुल्तान से थे, उनके बेटे गाड़ी चलाते जिसकी बहुत कम उम्र थी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया गाड़ी मेरी है, बच्चा मेरा है, जो उसकी मर्जी करे, आपको क्यों तकलीफ है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पेरेंट्स जो है वो खुद दाद देते हैं अपने बच्चों को। और कराची में सबसे बड़ा मसला ये कि छोटे बच्चे राइडिंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। उस पर सख्त से सख्त कवानीन होने चाहिए ताकि कम से कम ये एक्सीडेंट और ये बच्चे जो है वो कम इन चीज़ों से बचे, एक्सीडेंट से बचे। नुकसान किसको हो रहा है? बच्चों को हो रहा है, फिर दुख किसको होता है? वालिदैन को होता है। एग्जैक्टली। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि वालिदैन चाहे लाहौर के हों, चाहे कराची के हों, चाहे इस्लामाबाद के हों, चाहे कहीं के भी हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ कराची का मसला हमने डिस्कस किया है, ये पूरे मुल्क में है। लाहौर में मैं देख रहा हूँ, मतलब 8-8, 9-9 साल के बच्चे मोटर बाइक्स के ऊपर बैठे हुए हैं, मेन शाहराहों के ऊपर निकल जाते हैं, जख्मी भी होते हैं, दूसरों को भी जख्मी करते हैं, दूसरों को। अभी मतलब 2 वाक़यात कम अज़ कम ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें कम उम्र बच्चे, उन्होंने अपनी मोटर बाइक स्पीड के ऊपर टकराई है, और जिससे टकराई है वो बेचारे अच्छे खासे लोग, एक कूल्हे की हड्डी टूट गई और एक जो है वो अपनी टांग तुलवा के बैठा हुआ है। तो अब ये जो इस तरह के हैं, कितना समझाएं लोगों को, कितना बताएं? मेरा तो ख्याल है बहुत सख्त सजाएं होनी चाहिए, और यहाँ हमारे जो कम अज़ कम लाहौर में भी इसकी इसी तरह से इजरा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, इसी मैसेज के साथ अभी हम शो में शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इनकी एजुकेशन के लिए, इनको मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के लिए बहुत से हुकूमत इक़दाम भी उठा रही है। अभी अगर हम शहरे इक़्तिदार का जिक्र करें तो यहाँ पर मुल्क के सबसे पहले ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है, और इस प्रोटेक्शन यूनिट के तहत ऑब्वियसली ख्वाजा सराओं को रहने की एक मुनासिब जगह भी फराहम की जाएगी, और उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। और ये भी कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि इस किस्म की जो प्रोटेक्शन यूनिट है उनका दायरा कार जो है फिर पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नायाब अली, जो कि ट्रांसजेंडर है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करिए। नायाब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। नायाब, ये बताइएगा कि इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के तहत किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख्वाजा सराओं को फराहम किया जाएगा? अच्छा, उनका कहना ये है कि मेरे ख्याल में नायाब को आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो रोमा का सवाल ये है कि ये जो प्रोटेक्शन बना हुआ है, डिपार्टमेंट आप लोगों का बना हुआ है, इसके हवाले से क्या क्या जो आपके प्रोटेक्शन के हवाले से चीज़ें वो दूर की जाएंगी?
जी, जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर जो बना है इस्लामाबाद में, दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ये ख्वाजा सरा बिरादरी का बड़ा देरीना मामला था कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को प्रोटेक्शन चाहिए, कोई ऐसी सेफ स्पेस हो जहाँ पे रह सकें। तो ये एक टेम्परेरी शेल्टर है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो भी विक्टिम ऑफ वायलेंस हैं तो वो ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता कर सकेंगे एक हेल्पलाइन के ज़रिए और इस प्रोटेक्शन सेंटर में आके इनिशियली लीगल एड हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो है वो अपनी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो हासिल कर सकेंगे और अगर उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है, डेंजर है, तो वो वहाँ पे रह सकेंगे। तो ये जो हेल्पलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 है। तो इसके ऊपर रब्ता करके कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है, स्पेशली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ होता है, तो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट एंड इट हैज़ बीन टेकन अंडर द ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2018 में पास हुआ था, विच प्रॉमिस बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल ट्रांसजेंडर सिटीजन। तो ये एक मैं देखती हूँ कि ये पहला जीना है जो कि हुकूमत पाकिस्तान का जो वादा है अपने शहरियों के साथ टू प्रोवाइड इक्वल सिटीजनशिप और एक जो है वो म्यारे ज़िंदगी बराबरी की सतह पर जो प्रोवाइड करना, तो उसके सिलसिले में ये एक बहुत अहसन कदम है जो कि हम हमारी कम्युनिटीज़ को देख रही है। अच्छा, अगर हम देखें जिस तरह मुल्तान में एक इक़दाम लिया गया, तहरीक इंसाफ हुकूमत जब से आई है तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जितनी भी है, ख्वाजा सरा हमारे जितने भी हैं, तो उनके लिए कई सारे इक़दाम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों में हो रहे हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद में इसके अलावा किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिकली जो ट्रांसजेंडर लॉ का जो उसका मकसद था वो ये था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो स्टिग्मा है, लोगों की सोच है, उसको तब्दील किया जा सके और उस सोच की बिना पर जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो वो सारा का सारा जो ट्रांसजेंडर लॉ है वो सारा उसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है। उसमें अब हम देखते हैं कि जिस तरह ख्वाजा सराओं को नौकरियाँ नहीं मिलती थी, रोज़गार नहीं मिलता था, तो हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान ने और डिफरेंट मैं कहूँगी कि सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जिसमें जो पढ़े लिखे ख्वाजा सरा थे उनको ढूंढा गया, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की गई और उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने सबसे पहले ख्वाजा सरा आयशा मुगल को इंक्लूड किया, फिर उसके बाद रीम शरीफ को इंक्लूड किया, फिर बैतुल माल के अंदर एक ख्वाजा सरा फैसल काम कर रही हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा सरा काम कर रही हैं। अभी इस्लामाबाद आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप कोई भी मसला होता है तो आप वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको दो ख्वाजा सरा आपको वेलकम करते हुए नजर आते हैं और आपको टोकन देते हैं। तो ये इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है। इसके अलावा पुलिस के साथ जो ख्वाजा सराओं के मसले होते थे, बॉडी सर्च मैकेनिज्म, स्ट्रिप सर्च होता था और उसमें ख्वाजा सराओं के लिए एक नेशनल गाइडलाइंस बना दी जा चुकी हैं। ट्रांसजेंडर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर ही मुबनी जो है वो एक कमेटी बना दी गई है जो इसको ओवरसी कर रही है। इसके अलावा जो है वो अभी देयर इज अ स्टिल गैप और ग्रे एरियाज हैं जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन हम इसको समझते हैं कि वो जो 74 ईयर्स में ख्वाजा सरा बरादरी को नहीं मिला वो इस पिछले 2 सालों के अंदर ख्वाजा सरा कम्युनिटी को मिल गया, जिसमें हेल्थ कार्ड हैं जो बेसिक कवरेज और स्पेशली तमाम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वो दिए जा रहे हैं। और फिर आप उसमें पंजाब में चले जाएं तो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो एक एहसन कदम है कि हर ख्वाजा सरा उसको 2000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा और जो 40 प्लस ख्वाजा सरा हैं जिनकी एज है उनको 3000 स्टाइपेंड मिलेगा। फिर इसके अलावा जो जितनी भी प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनको टास्क दिया गया है कि ये जिस तरीके से सेंटर अभी इस्लामाबाद में बना है इसी तरीके से ये सेंटर पूरे मुल्क के अंदर एप्लीकेट होना चाहिए। तो इसके साथ साथ ही मैं हरमीत आपको ना एक चीज़ बताती चलूँ कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जाते हैं ना तो ट्रांसजेंडर का ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर पाकिस्तान लीड कर रहा है। पाकिस्तान में जो लॉ है इट इज वेरी प्रोग्रेसिव लॉ और सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे साउथ एशियन ममालिक के अंदर भी मौजूद नहीं है। और दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये सारे के सारे इक़दामात पाकिस्तान को एक ह्यूमन राइट्स चैंपियन बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा हरमीत, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ
जी, मैं इनका रऊफ साहब पूछना सवाल चाह रहा हूँ करना बेसिकली कि ये जो मुल्तान में इन्होंने सेंटर बनाया वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की हवाले से काफ़ी बात हुई ताकि जो लोग हैं वो बेरोज़गार ना रहें, वो इधर उधर ना फिरें, सिर्फ डांस के ऊपर उनको गुजारा ना हो, उनको और भी मुहैया की जाए सहूलियात। तो क्या ये जो यहाँ पे इस्लामाबाद में या बाकी शहरों में उसको भी रेप्लिकेट करने का इरादा है कि टेक्निकल एजुकेशन इन लोगों की इतनी कर दी जाए कि इनको किसी के सहारे की उस तरह से ज़रूरत न रहे? देखें, जो एजुकेशनल सेंटर मुल्तान की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था। तो उसके तहत डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर लिटरेसी के लिए इनिशिएटिव लिए गए और छोटे छोटे सेंटर 3-3 माह के लिए बनाए गए, जिसमें जिसका मकसद ये था कि ख्वाजा सराओं को बेसिक लिटरेसी, जिस तरह मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ना नहीं आती, बेसिक लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वो सिखाया जा सके। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से निकल के एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए मुल्तान के अंदर सेटअप बनाया, जिसको अभी पायलट किया जा रहा है। उसके इन्स एंड आउट्स देखे जा रहे हैं कि क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी विलिंग भी है उन सेंटर्स में आने के लिए, क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है वो उसको जो है सही तरीके से ऑन कर सकेगी और हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकेगी। आज भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी अगर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर निकलती है तो उसे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। स्कूल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है, तो वहां पे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए वो किया गया। तो उसकी कामयाबी के बाद बहावलपुर के अंदर एक सेंटर कायम हो गया। तो इसको पूरे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता देखें, स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है। तो लेकिन जितने भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत पॉजिटिव काम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में उठाया गया है। थैंक यू सो मच नायाब, आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अभी शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे शहरे इक़्तिदार में पहले ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है और मुल्क भर में ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, इनके हुकूक के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से थ्रेट्स हैं इस कम्युनिटी को। इस पर अभी के चंक में हम बात करेंगे। नायाब अली ही हमारे साथ मौजूद है। नायाब, बहुत सा काम हो रहा है, बहुत से हुकूक भी पिछले 2 सालों में देखने में आ रहे हैं, प्रोवाइड किए गए हैं इस कम्युनिटी को, बट अभी भी इस कम्युनिटी को किस किस्म के खतरात लाहक हैं? जी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है कि जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ और इतनी महरूमियाँ हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ मंसूब हैं कि जिसके ऊपर अभी स्टिल काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बेसिक मैं बात करूँगी जो है प्रोफेशन, आपका जो पेशा है, क्योंकि आप ज़रिया मुआश जो है वो आपकी ना सिर्फ डिग्निटी को बल्कि आपकी आइडेंटिटी और आपकी स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो हमारी 99% है वो मुनासिब तालीम ना होने की वजह से और एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग ना होने की वजह से बेगिंग करती है, प्रोस्टिट्यूशन करती है और डांस करती है। तो ये 3 रवायती पेशे हैं जिसके साथ मंसूब है, जिसकी वजह से ख्वाजा सरा कम्युनिटी को डिग्निटी के साथ ज़िंदगी गुजारने का बहुत कम मौका मिलता है। तो और उसकी वजह से आप शहर इक़्तिदार में ना सिर्फ देखें, लाहौर और पूरे पाकिस्तान में आपको ख्वाजा सरा सड़कों के ऊपर भीख मांगते हुए नजर आते हैं और कोई उनको वहां पे तशद्दुद का निशाना बना रहा होता है, कोई उनके ऊपर हूटिंग कर रहा होता है। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनका डायरेक्ट जो राब्ता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइज्जत रोजगार के साथ है। तो बाइज्जत रोजगार के लिए हुकूमत वक्त को ना सिर्फ प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत है बल्कि ख्वाजा सराओं को कर्जे देने की ज़रूरत है जिससे वो अपने आप को मेन स्ट्रीम कर सकें। अभी कामयाब जवान ने एक ख्वाजा सरा सोनिया है जिनका लाहौर से ताल्लुक है, उनको कर्जा दिया, लेकिन अभी जो है वो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 5 लाख के करीब ख्वाजा सरा मौजूद हैं। अभी जो सेंसस होने जा रहा है उसके अंदर आपको ये तादाद बिल्कुल खुल के सामने नजर आ जाएगी। उसके बाद बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं जिसमें ख्वाजा सराओं की ट्रांजिशनिंग फैसिलिटीज हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ डायरेक्टली मंसूब है। सेहत कार्ड मिल गया है लेकिन यूज ऑफ सेहत कार्ड जो है वो कैसे है? ख्वाजा सरा कम्युनिटी जब भी किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाती है डॉक्टर के पास, तो पहला सवाल जो होता है, अच्छा तुसी भी बीमार होंदे हो? तो ये एक सवाल जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी जिसकी
वजह से अस्पतालों के अंदर नहीं जाती। और ये जो सोशल एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। फिर आप जो है वो चले जाएं जो ख्वाजा सराओं की रहाइश के मामलात है। कोई भी ख्वाजा माँ बाप घर से निकाल देते हैं, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे उसका जस्टिस पोस्चर चेंज हुआ तो उसको 12-13 साल की उम्र में घर से निकाल दिया जाता है। तो हमारे मुल्क में बच्चों के साथ जो होता है वो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं अब बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे, मैं गिनूँ तो कम है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप भी बीमार होते हैं, मुझे इसके लिए अफसोस है। अभी तक हम लोगों ने आपको आप कम्युनिटी अपना नहीं समझा है, बल्कि समझना चाहिए। आप उनके साथ बैठ के समझाओ। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बैन अक़वामी 3-4 बड़े अवार्ड मिले, और थोड़ा सा उसका जिक्र कीजिएगा। आपने मसाइल के हवाले से कुछ किताबें भी लिखी हैं, और साथ साथ में हिंदुस्तान से जब आपको नॉमिनेट किया गया अवार्ड के लिए, तो उसको रिजेक्ट करने का मसला क्या था भाई? अच्छा, मैं क्विकली ज़रा इसको फटाफट से समराइज़ करती हूँ अपनी। जो है वो सबसे पहले जो मुझे अवार्ड मिला था वो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड मिला था यूरोपीय यूनियन की तरफ से 2020 में। उसके बाद मुझे दूसरा अवार्ड, मुझे इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर हीरो का अवार्ड मिला, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए बैनुल अक़वामी तौर पर यह दिया जाता है। फिर थर्ड अवार्ड जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन राइट प्राइज़ इन द वर्ल्ड, फ्रेंको जर्मन, ये गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का मुश्तरका अवार्ड होता है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ के लिए दिया जाता है। फिर मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, यूएस की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड भी दिया गया। तो ये मुझे अवार्ड्स जो मिले हैं ये इस वजह से मिले हैं कि जो ट्रांसजेंडर लॉ आया है पाकिस्तान में, उसका जो इनिशियल ड्राफ्ट था वो डेट वाज प्रिपेयर्ड बाय मी, और अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो ट्रांसजेंडर लॉज आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हुकूमत को ना सिर्फ एडवाइस कर रही हूँ। और बहुत से जो SOPs हैं रिगार्डिंग पुलिस और पॉलिसीज, की पॉलिसीज, जो कि साकिब निसार साहब ने एक सो मोटो नोटिस लिया था, तो आई वाज ऑन बोर्ड, और जिसके नतीजे में बहुत सी की इंटरवेंशंस हुए। तो इस वजह से मुझे अवार्ड्स ये मिले हैं। अभी जो मेरा जो अभी रिसेंट जो अवार्ड था, जो कि इंडिया की तरफ से मुझे दिया जाना था, इंटरनेशनल ग्लोबल वुमेन अवार्ड, तो जब मुझे देखें, देयर आर सम नेशनल इंटरेस्ट कि आप हिपोक्रेट नहीं होते, आप हिपोक्रेसी नहीं कर सकते। एक तरफ इंडियन एट्रोसिटीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की में जो हो रही हैं, तो वहां पे जुल्म और ज्यादती का आप कैसे, आप खुद बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, आप खुद कश्मीरी खवातीन के ऊपर मुजालम के पहाड़ जो है वो तोड़ रहे हो। तो ये कैसा मुनाफिकाना रवैया है मेरे ख्याल से कि आप बैनुल अक़वामी तौर पर अपने आप को गुड दिखाने के लिए, अपने आप को ह्यूमन राइट चैंपियन दिखाने के लिए आप अवार्ड्स दे रहे हो। तो दिस वाज माय आइडियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग। मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर सकती थी, लेकिन आई रिफ्यूज टू शो द सॉलिडारिटी विद द कश्मीरी वुमेन, जिस तरह मर्द और खवातीन और सारे के सारे जो है वो कश्मीर के साथ हैं, और हम जी ख्वाजा सर आप भी कश्मीर के साथ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच नाया। और आपसे आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है, और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं आपकी तरह वो पढ़ें, लिखें, गुफ्तगू कर सकें, आपकी तरह वो फहम रख सकें। बहुत खुशी हुई आपको देख के। अल्लाह ने चाहा तो कभी मुलाकात भी आपसे करेंगे। व्यूअर्स, अभी शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और जैसा कि आप सबको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ ऑफिसर्स को भिजवाया जाता है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर अमन कायम नहीं होता, और ये ऑफिसर्स ऐसे ममालिक में जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं जब तक वहाँ पर कोई मुस्तकिल ऐसे मामलात का सोल्यूशन नहीं निकल आता। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर जाने वाली पाकिस्तान की पहली लेडी ट्रैफिक वार्डन सलमा शौकत इस अमन मिशन पर गई थी, और अब वतन वापस लौट चुकी हैं। 2019 में उन्हें इस अमन मिशन के लिए मुंतखब किया गया था। वहाँ पर इन्होंने पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी की और बतौर पेट्रोलिंग ऑफिसर और लाइन्स ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। सलमा इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं, सलमा अब्दुल गनी। सलमा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप पहली पाकिस्तान की लेडी वार्डन हैं जो इस अमन मिशन के लिए मुंतखब हुई। किस मुल्क में आप गई और आपका एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ, देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम बाहर जाके रोशन करूं। और मैं सूडान हम लोग गए डारफोर मिशन में, और 2019 में आफ्टर 9 इयर्स ये जो है वो सिलेक्शन आई थी कि यूएन मिशन के लिए लोगों की डिमांड की गई, और हम लोग सिलेक्ट हुए। लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरने के बाद यहाँ पे नॉकआउट सिस्टम जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, पहले प्रोविंशियल लेवल पर, फिर पाकिस्तान लेवल पर, तो उन सब से गुजरने के बाद भी एक स्टेप आता है सिलेक्शन का। तो अल्लाह ताला ने वो भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से नवाजा, और सिलेक्शन में जो लोग सिलेक्ट हुए जाने के लिए उनमें मेरा भी नाम शामिल था। ठीक है। 2020 में जब हम लोग वहाँ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाके हमने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमें सौंपी गई थी, टास्क असाइन किए गए थे, वो भी परफॉर्म किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। अल्लाह ताला ने ड्यूटीज थी वहाँ पे वो ट्रैफिक रिलेटेड ही होंगी, जाहिर है। नो सर, ऐसा नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक रिलेटेड ड्यूटीज़ नहीं थी, वहाँ पर एक्चुअली ट्रैफिक फोर्स ही नहीं है। अच्छा। जी सर, ये एक्चुअली हम लोग किसी एक इदारे से नहीं जाते, हम लोग पाकिस्तान लेवल पर, एक नाम है सिर्फ पाकिस्तान पुलिस, ठीक है। जस्ट आगे आईजी के अंडर जितनी फोर्सेस होती हैं प्रोविंशियल लेवल पर, वो तमाम फोर्सेस जो है वो उसमें जो है वो अपीयर हो सकती हैं एग्जाम में। ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपकी एजुकेशन ये होनी चाहिए, आपकी सर्विस इतनी होनी चाहिए। वो उस क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है वो कांस्टेबल से लेकर डीआईजी तक सब अपीयर हो सकते हैं। अब सूडान आप गई थी? जी बिल्कुल, आप जैसे बता रही थी, हाँ बहुत क्राइसिस होगा, बहुत उसमें मुश्किल खतरात, तो आपको मतलब डर भी लगता होगा, और यहाँ पे घर बार छोड़ के आप अपना गई हैं अपने, तो कैसा लगता था मतलब ये सारा? सर बिल्कुल ऐसा ही है। सूडान में कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पर हर वक्त जो है वो थ्रेट रहता था कि कहीं अटैक ना हो जाए, या इस तरह से सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हमारे साथ रहती थीं। हर टीम साइट्स पर एक एक कंट्री की आर्मी जो है वो डिप्यूट होती थी, जो कि पुलिस को सिक्योरिटी फ्राहम करते थे। और उसके बाद जब हम लोग पेट्रोलिंग पे जाते थे, वहाँ पर लोगों के मसाइल सुनते थे, फिर उनको आके रिपोर्ट करते थे हम यूएन को कि वहाँ पर अभी तक स्टिल जो है इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है पब्लिक। फिर स्कूलों में बच्चों को हरासमेंट पे भी लेक्चर्स हम लोग देने जाते रहे। फिर मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके मदारस थे, उनमें भी अरेबिक लैंग्वेज के साथ साथ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था यूएन ने, उसको भी हम लोग फॉलो करते रहे हैं। तो उसके बाद फिर हेडक्वार्टर में भी एक टास्क असाइन, जब डिप्लॉयमेंट, ये होती हैं सारी ड्यूटीज़ आपके डिप्लॉयमेंट से पहले। जब आपकी डिप्लॉयमेंट, वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट का एक प्रोसीजर है। जब आपकी डिप्लॉयमेंट प्रॉपर हो जाती है तो फिर आपको एक डिपार्टमेंट, एक सेक्शन में ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। उस सेक्शन के अंडर रहते हुए जितने आपके असाइंस होते हैं टास्क, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपने उनको परफॉर्म करना होता है। अब मैं वहाँ पर जो मेजर ड्यूटी असाइन की गई थी उसमें आर्मी की रिपेट्रिएशन थी, चूँकि दिसंबर 2020 में मिशन क्लोज हो गया था। उसके बाद ड्रॉ डाउन का एक ऐसा फेज था जिसमें तमाम कंट्रीज़ की आर्मी, पुलिस एंड सिविलियन स्टाफ एंड नेशनल स्टाफ जब अपने अपने घरों को भेज दिए जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे हिस्से में जो काम आया ड्रॉ डाउन में मेरी डिप्लॉयमेंट के बाद, उसमें आर्मी की रिपेट्रिएशन थी। उसमें इथोपियन आर्मी थी, रवांडा आर्मी थी, फिर उसके बाद बांग्लादेश की एफपीयू थी, नेपाल की एफपीयू थी, फिर चाइनीज़ आर्मी शामिल थी, ताजिकिस्तान के लोग शामिल थे, इजिप्ट के कुछ लोग आर्मी से रिलेटेड जो हैं उनकी रिपेट्रिएशन शामिल थी। तो ये मेरी ड्यूटीज़ थी जिनको हमने रिपेट्रिएट करना था। उनको एक प्रोसीजर से गुजारने के बाद जो इंस्पेक्शन होती है और उनके आर्म्स के लिए जो लोडिंग है, अनलोडिंग है, उनके लगेज का, ट्रांसपोर्ट का, ईच एंड एवरीथिंग, ये हम लोग वहाँ पर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सलमा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आप जैसे ख़वातीन किसी फील्ड में भी हमारे ख़वातीन आजकल पीछे नहीं है। लेकिन उम्र ये होता है कि पुलिस के हवाले से जब आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि जब आपने कहा कि भैया मैंने तो पुलिस ही बनना है, तो जाहिर बात है फिर आसपास अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो रिश्तेदार जो है वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ किस तरह थी पुलिस डिपार्टमेंट जब आपने ज्वाइन किया? कौन कौन से चैलेंजेस थे, और वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में आए तो उनको क्या कहेंगी? उनकी अगर राह में कई रुकावटें हैं तो? जी सर बिल्कुल। जब आप फोर्स में 2006 में हम लोग डिप्लॉय हुए, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुई हमारी, तो तब ट्रैफिक पुलिस में वीमेन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फर्स्ट टाइम जो है वो डीआईजी साहब थे, गालिब बंदे अली शाह साहब, जिन्होंने ये सारा प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट किया और अरेंज किया। तो फर्स्ट टाइम 150 के करीब हम फीमेल्स आई।
तो डेफिनेटली हर फीमेल को अपने एरिया में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सबसे पहले तो फैमिली थी कि फैमिली ने कहा पुलिस नो 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 नो, उसके बाद वो प्रोसीजर गुजरा तो सर्कमस्टांसेस आ गए, वहाँ से गुजरे हैं। तो डिपार्टमेंट में आने के बाद जो एज ए फीमेल पब्लिक के सामने हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो भी जो है सर फहरिस्त हैं कि पब्लिक जो है वो एजुकेटेड नहीं थे। अब तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं लोग, अब उनको पता चल गया कि फ़ीमेल हर शोबे में आगे आ रही हैं, लेकिन उस टाइम फीमेल्स बिल्कुल न्यूली जो है ना वो एंटर हो रही थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो लोगों के लिए ये एक बड़ा हवा था, फीमेल पुलिस में, सड़क पे, रोड पे, बाइक पे। आई वॉज बाइक राइडर इन माई डिपार्टमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई डिप्लॉयमेंट। तो 2007 से ही मैं बाइक राइडर हूँ और एज ए बाइक राइडर ही ड्यूटी, पेट्रोलिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम देती रही। तो उसमें मुझे तो यहाँ तक के लोग खड़े हो जाते थे सिग्नल्स पर और इस तरह से रास्ते में, अच्छा ये फीमेल हैं जो बाइक चला रही हैं, ये फीमेल हैं जो बाइक चला रही हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी मैंने फेस किया और मेरा ये फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला के करम से, फजल से, अफसरान बाला की जो है वो शफकत से और उनके जो है वो दस्ते शफकत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तमाम कामयाबियां जो अचीव की हैं। जिस तरह से आप बता रही हैं कि इस मिशन पर जाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब हर इंसान की कोई ना कोई मोटिवेशन हो, बहुत से लोग होते होंगे वो नहीं प्रेफर करते होंगे एक ऐसे मुल्क में जाना जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी हो, फिर अपनी फैमिली को छोड़ना, आपने अपनी फैमिली को छोड़ा, फिर इन प्रोसीजर्स से गुजरी, फिर आपने कहा कि इसके आगे भी बहुत हिस्से थे जिनको पार करना था, फिर उसके बाद एक ऐसी जगह पर जाना जहां पर इतना खतरा और इस तरह। तो ये आपके माइंड में मोटिवेशन क्या थी कि आपने सोचा नहीं ये तो करना ही करना है? सबसे पहले तो मेरे अंदर ये मोटिवेशन थी कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। दूसरा मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि मेरे डिपार्टमेंट से फीमेल कोई नहीं थी जा रही, मतलब मैं अकेली ही सिलेक्ट हुई और उसमें मुझे एक ये भी क्रेज़ था कि आई एम द ओनली वन हु इज़ गोइंग फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस फर्स्ट टाइम। सेकंड, उसके बाद मेरा जो था एक और मोटिवेशन मेरे लिए था कि मेरी पूरी फैमिली में हमारी फैमिली है उनमें फ़ीमेल की एजुकेशन प्रोहिबिटेड है। नहीं है। अच्छा। यस, तो आई वाज द फर्स्ट लेडी के जो यहाँ तक एजुकेशन हासिल की और फिर जॉब में भी आ गई। मेरे बाद अब बढ़ रही हैं फीमेल्स भी, लेकिन ये है कि मुझे ये मेरे लिए पहला कदम उठाना रोल मॉडल बन गई ना बिल्कुल, वो मेरे लिए ये जाना भी, अब्रॉड जाना, जो है मिशन पे जाना और पाकिस्तान के फ्लैग को लेके जो है ना मूव करना मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। अब फैमिली वाले फख्र महसूस बिल्कुल बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बल्कि ये सारा इंटरव्यूज वगैरह जो हो रहे हैं कंडक्ट, मेरे ऑफिसर साहिबान, मेरी फैमिली और सब लोग इतना कांग्रेस और अपनी फैमिली होती है, एक ससुराल वालों की भी फैमिली दोनों हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज्यादा जी, हस्बैंड की तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह, बच्ची भी है आपकी? हाँ जी, एक बेटी एक बेटा है। एक बेटी एक बेटा है, तो मतलब ये है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको छोड़ के जाना भी और जी बिल्कुल, उस टाइम तो बिल्कुल वाकई बहुत डिफिकल्ट था, बेटा मेरा बहुत छोटा था तो बस। अच्छा, आपके हस्बैंड भी इसी महकमे में हैं? जी बिल्कुल, ऐसे इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया। नॉर्मली ये होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही फील्ड से होना तो वो एक दूसरे मतलब फील्ड को ज्यादा समझते हैं और फिर आसानी हो जाती है। सो बड़ी अच्छी। जो वहाँ के सबसे मुश्किल हालात आपको जो पेश आए होंगे सूडान में, वो क्या थे? मतलब वो देख के आपको ससुराल भूल गया होगा। जी बिल्कुल, जो टास्क मुझे असाइन किया गया था वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट और एक्चुअली ओवर फटीग्ड, क्योंकि मेरा ये था कि आर्मी जब जिस दिन उनकी फ़्लाइट होती थी मुझे सुबह 6 बजे उनको लेने जाना पड़ता था उनके कैंपों से विद पीवीसी और तमाम आर्मी मोटर पुलिस जो उनकी होती है और तमाम बसेस समेत जो है ना मैं उनको लेने जाती थी, फिर एयरपोर्ट लेके जाना विद सिक्योरिटी, उनका आर्म सारा जो है ना हमारे साथ मौजूद होता था, ट्रेलर्स में हम लोग लेके जा रहे थे। तो वन डे इथोपियन आर्मी जो है वो सडनली रात ही हमें ये पता चला कि जो इथोपियन आर्मी के कुछ लोग हैं ना उन्होंने जो है ना वो इंसर्जेंसी क्रिएट कर दी है और उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू गो। ह्यूमन राइट्स वाले भी आ गए और सारा, तो वो बड़ा क्रिटिकल था सिचुएशन हमारे लिए कि उसको सारा महफूज करना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे वी वांट टू गो, कुछ लोग कह रहे थे वी डोंट वांट टू गो और मिशन बिल्कुल एंड था। न्यूयॉर्क से भी प्रेशर था, फिर DMS जो डायरेक्टर मिशन सपोर्ट होते हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर था
वो सारा सिचुएशन में हमारे जो सेक्शन है वो सर फहरिस्त था, हमारा सेक्शन ऐसा सेक्शन था जो प्योरली सिर्फ आर्मी को डील करते थे। तो अब वो आर्मी को हम लोग रिपेट्रिएशन में ये बड़ा हमारे लिए वो 2 दिन हमारे लिए बड़ा हैट्रिक रहे, सुबह से लेकर रात तक कॉन्टीन्यूसली हम लोग, और फिर इवन यहाँ तक फ्लाइट के दिन भी एक आर्मी ऑफिसर ऐसा निकल आया, उसने फ्लाइट में एंटर होते हुए कहा आई डोंट वांट टू गो। अच्छा, वेयर इज ह्यूमन राइट, आई डोंट वांट टू गो। दैट वाज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन हमने ठीक तो है, देखी वहाँ ठीक पे। है। लेकिन तो मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बाइक राइडर हैं, बाइक चलाती हैं, ये हरमीत पहले बात करना चाह रहे हैं, हरमीत का सवाल जी, ले लेते हैं। प्लीज हरमीत। जी हरमीत, अच्छा, वैसे खुशगवार वाक़यात भी बड़े होते हैं ऐसी, अगर ग्रुप्स में बंदा जाता है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपसे मिले, उनके साथ बातचीत होती थी, खाना पीना और ऐसा, तो सबसे ज़्यादा गैदरिंग किस ममालिक के लोगों के साथ आपकी होती थी और ज़्यादा आपको मज़ा आता कि भैया इनके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है, तो नहीं, खुशगवार हो जाता जी ज़्यादा? बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी के लोग भी वहाँ पर थे और फीमेल्स भी थी। उसके बाद रवांडा की आर्मी की नहीं, 2 अपनों से फीमेल थोड़ा मेरी उतार फ्रेंड जाता है बनी। बंदा ना, बाहर की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन रवांडा अपनों की से आर्मी की थोड़ा 2 जाता है, फीमेल थोड़ा जो है वो different। मेरी फ्रेंड बन गई और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त रहा और वो मेरे सामने बिल्कुल कमरे में आके शिफ्ट हो गई कुछ अरसा के बाद, तो फिर हमारा और भी इंटरेक्शन रहा। तो जब आप जाते हैं इतने वास्ट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत सी चीज़ें आप अडॉप्ट करते हैं उनकी और बहुत सी चीज़ें वो आपकी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। मैंने जो उनसे अडॉप्ट किया वो ये कि जो उनका फूड का प्रोसीजर था उसको कुक करने का, कि वो लोग ऑयल ना होने के बराबर यूज़ करते हैं। अच्छा, और सेकंड चिली दे कांट अफोर्ड चिली, अच्छा, वो जरा से भी चिली यूज नहीं और हम करते, तो दोनों दबा के और हम डालते लोग हैं। दोनों दबा के और शुरू में तो बड़ा बजायका लगा होगा खाना उनका, जी बिल्कुल ऐसा ही। फिर आदत पड़ गई होगी, फिर वो थोड़ा सा, चूंकि आपने गेट टुगेदर में तो सबको सरवाइव करना होता है ना, तो वो फिर उसमें आप हैबिचुअल हो जाते हैं। जो उन्होंने मेरे से अडॉप्ट की चीज़ें वो ये कि आप मतलब मैं वहाँ नमाज रेगुलर अदा करती थी, कहूँ यू प्रे डेली, आई सेड यस। फिर वॉक का, मेरे साथ जो आर्मी ऑफिसर थी वो थोड़ी काफ़ी माशाल्लाह से सेहतमंद खातून थी, तो वो फिर उन्होंने भी मेरे साथ फिर वॉक स्टार्ट की और इस तरह से, मतलब कुछ चीज़ें हर चीज़ आपने हर adopt की, कुछ उन्होंने हाँ, आपकी। definitely। सर, आप कोई सवाल पूछना जी, सर, हाँ, please। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सवाल ऐसी जनरल पब्लिक के लिए, जी, आप कह रही please। थी बाइक आप चलाती हैं, जी। तो पहली बाइक राइडर है, अभी भी चलाती हैं, और कितनी स्पीड तक चला लेती हैं वैसे, अगर किसी का पीछा करना पड़ जाए पकड़ने के लिए तो कितनी स्पीड तक जा सकते सर ऑफिसर्स देख रहे हैं क्यों मारो, बट स्टिल जी बिल्कुल, स्टिल ये है कि जब हमें डेफिनेटली पीछा करना पड़ता है, कोशिश हम मोस्टली यही करते हैं कि जो भाग गया है उसका पीछा ना किया जाए, ठीक है? क्योंकि वो फिर किसी एक्सीडेंट का भी सामना हो सकता है, किसी, तो वायरलेस आपके पास सबसे बड़ा एक हथियार होता है, आप वायरलेस करें। अगर जो फ्रंट मतलब नेक्स्ट कमिंग जो सिग्नल है या चौक है, वहाँ पर जो ऑफिसर्स खड़े हैं, दे आर आल्सो ऑफिसर्स। अच्छा, ये आप बताएं, उनको वायरलेस करें कि इस नंबर का मोटरसाइकिल अच्छा, है, वैसे ये एक और चीज़- है, आप उन्हें जो है वो ये इन्हें रोकें और इन्हें जो है वो फाइन करें, ये इस तरह से वन व्हीलिंग कर रहे हैं या सिग्नल क्रॉस करके आए हैं, तो दे आर आल्सो ऑफिसर्स, दे कैन डील देम पाकिस्तानी वेरी वेल। पब्लिक, ये हरमीत का भी सवाल है, पाकिस्तानी पब्लिक को जनरली अच्छा। अगर देखा जाए जी, जी। तो ये वायलेशन पे बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। इनको क्या सिखाया जाए, किस तरीके से? रेड लाइट इन्होंने किसी सूरत में मना नहीं होना। जी, जी। अच्छा, पहले तो ये मोटर बाइक वाले मसले थे, अब ये चिंची भी आ गई है बीच में, बगैर सोचे समझे, बगैर ब्रेकों के ये चले चले जा रहे होते हैं, तो आप अपने ऑफिसर्स को कहते नहीं कि चालान का सिस्टम बेहतर किया जाए, इसको बढ़ाया जाए ताकि ये खत्म हो सारा कुछ? इस मामले में मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। पहली तो ये कि आपको पता है कि ऑलरेडी महंगाई हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और रोज़गार बहुत कम, तो जो चिंची वगैरह वाले हैं या मोटरसाइकिलिस्ट हैं, सबसे पहला उनका ऑब्जेक्शन ये है कि सर 200 दिहाड़ी कमाई है तो तुसी चलान कर दोगे तो खावांगे की। नहीं, लेकिन उसके नतीजे में जो वो खतरे के मुझे अच्छा, वैसे सलमा, वो उसी तरफ आपसे आ जानना चाहूंगा, 5 लाख रुपए हुआ है, मेरी गाड़ी में मारा है इन्होंने, ओहो। और वो नुकसान कर दिया, Very वो नुकसान sad। मुझे खुद पूरा करना जी। पड़ता है। वो तो कह रहे थे 200 रुपए दिहाड़ी, मतलब, लेकिन हाँ आप ये जी, देखें ना, वो उसका देखें, हमारे और भी बहुत से इदारे हैं जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, थिंक टैंक्स हैं हमारी कंट्री में, तो
तो ये जब लॉन्च होती हैं ना चीज़ें, तब इनको रोकना चाहिए कि ये हार्मफुल हैं हमारी रोड्स के लिए और ये जो है ना बेनिफिशियल है। टाइम बड़ा थोड़ा है हरमीत, जल्दी से तो उसमें ये है कि आप और अच्छा, मैं जल्दी से सवाल करना चाहूंगा। वैसे पूछना ये था कि ट्रैफिक की ड्यूटी बड़ी मुश्किल से होती है, धूप भी हो, गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, लेकिन आप खातून जो है, खवातीन ज्यादा स्किन के हवाले से काफी उनको होती है फिक्र, इसका ख्याल कैसे रखती है? और दूसरी बात यह है कि अमूमन हम देखते हैं कि भैया अक्सर हम कहते हैं कि भैया चाय पी लो, थोड़ी बहुत गुजारा कर लो, तो कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने बोला कि 200 पकड़ लो, चला ना लो? 30 सेकंड्स नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अगर कोई कहे भी तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये आप अपने पास रखें और जो ऑफिशियल वर्क है, लीगल वर्क है, जिम्मेदारी अपनी अदा जी, हमें थैंक यू सो मच सलमा, अदा करने आप पाकिस्तान का फख्र है। एक दफा फिर आपको बहुत सी मुबारकबाद। हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना, और पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इस महीने में महाफिल नात का इनेकाद किया जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। और जो नात ख्वानी है, नात गोई है, किसी भी इंसान के जहन को, दिल को बहुत ज़्यादा मुनव्वर करती है। और पाकिस्तान में नात के फ़रोग़ के लिए कुछ नुमाया नाम मौजूद हैं, जिनमें जनाब हाफिज़ हकीम मरगूब अहमद हमदानी साहब का भी एक नुमाया नाम है, जिनकी पाकिस्तान में नात के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए बहुत सी खदमात हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि मरगूब अहमद हमदानी साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया बेटा। सर, आपको तो रखना बड़ी, बुलाना यहाँ पे सादत की बात है, हमारे साथ यहाँ पे होना, तो मतलब यह है कि एक वैसी सवाल दिन में आम आदमी के भी आता होगा कि ये कितनी मराहल तय किए आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना बड़ा नाम आपका बन गया, अल्लाह की मेहरबानी है वैसे तो देखा जाए, लेकिन बहुत मेहनत की, मतलब पहले जी सबसे पहले तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हाफिज़ कुरान बनाया था। हाँ जी। तो नात खान बाद में बने। हाँ। तो कुरान पाक की बरकतों से फिर अल्लाह ताला ने इतना अरसा चलाया। बचपन में भी नात पढ़ी, जवानी में भी पढ़ी, या बुजुर्गी में भी पढ़ रहे हैं। हाँ। तो अल्लाह ताला पढ़ा रहा है और फिर कुरान पाक की बरकतों से वो चला रहा है, माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ताला चला रहा है। हाँ। तो PTV पर सन 67 में मेरा ख्याल आगाज़ किया था। अच्छा। स्टूडेंट लाइफ थी, मैं वहाँ उस वक्त PTV से कोई चैनल नहीं ना था। हाँ। उस वक्त PTV से स्टार्ट हुआ था, ATV फिर बाद में आया था ना। जी जी, वो PTV पे मुझे याद है, हमने देखा आपको बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त ये अल्लाह का शुक्र है, कुरान पाक की बरकतें और ज़िक्र रसूल की बरकतें, अल्लाह ताला ने ये सारा अच्छा दौर गुजारा और बड़े अवार्ड भी मिले। लेकिन एक अवार्ड अल्लाह ने ऐसा अता किया कि जो हमारी बख्शिश का बायस है। वालिद साहब ने तरबियत दी थी कि बेटा तरावी, नमाज तरावी पढ़ानी है, नागा नहीं करना। ठीक है। 55 साल अल्लाह ताला ने नमाज तरावी पढ़ाने की सादत अता की। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मैं कहता हूँ बाकी अवार्ड इधर ही रह जाते हैं। हाँ। अल्लाह ताला का यही नाम जो है ये हमें आगे अगले जहान भी, हशर में भी काम देगा। लोग बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे आज क्या सुनाएंगे आप, मतलब कौन सी नात? रबीउल अव्वल है, इसको रबीउल नूर भी कहा जाता है ना। जी बिल्कुल। तो एक बड़ा PTV का जिक्र हो रहा था, उसी के नाम से मैं आगाज करता हूँ। जो लोग कहते हैं हम बचपन में सुनते थे। जी जी जी, ठीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदरो दीवान नबी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नबूवत मेरे रिसालत, माहे नबूवत मेरे रिसालत, साहिब खुल्के अजीम नबी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू।
जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे दी शान। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे दी शान। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, मैं तेरे कुर्बान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने आपको बहुत दफ़ा देखा, मैं तो खुद भी आपकी फ़ैन हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी थी। मैं अक्सर आपको देखती हूँ रमज़ान शरीफ में आप जज का रोल भी प्ले कर रहे होते हो, जब मुख्तलिफ बच्चे आते हैं और आप उनमें देख रहे होते हो। तो अच्छी नात पढ़ने के लिए आप कौन से स्किल्स हैं जो किसी भी बच्चे में या किसी भी नौजवान में देखते हैं कि ये आगे आ सकता है, ये टैलेंट है? इसके लिए बेटा जी, एक तो कलाम जो है वो बड़ा अच्छा मेयारी कलाम होना चाहिए, और जो बच्चों ने जिन्हें मुकाबलों में हिस्सा लेना उनके लिए थोड़ी पाबंदी हम करते हैं कि भाई ज़रा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो, अदायगी सही हो। तो वो कुछ बच्चे ऊपर जाते हैं, नीचे वापस आते भूल जाते हैं, इस तरह फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन उनको तरबियत दी जाती। बड़े भाई अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, महबूब भाई दुनिया से चले गए, उनको मुझे याद नहीं था मेरा, लेकिन उनको गानों की तर्जें याद होती थी। अच्छा। वो गाने की तर्ज पे नहीं पढ़ने देते, गाने की तर्ज पे नाद नहीं पढ़नी। और ये आजकल सर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। हाँ जी, हो गया बेटा। ये बहुत गलती लोग करते हैं कि गानों की तर्जों के ऊपर जब मतलब नात पढ़ते हैं। ये सबके लिए सबक भी है। हमदानी साहब भी बता रहे हैं कि आप अपनी नात को एक बेशक पुरानी तर्ज हो लेकिन नात की हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हमारा हम बिल्कुल आपकी बात बजा के हमारे पास जो तर्जें हैं ये बुजुर्गों की तर्जें ही हैं जी। उनके साथी आदम चीसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अली जौहरी साहब, अब्दुल नियाज़ी साहब, ऐसी हस्तियाँ पुरानी जो होती थी, तो उनके जेर साया हमने पढ़ा, तो फिर उन्हीं के चाहे नया कलाम भी पढ़े, उन्हीं की तर्जें हमें काम आ जाती हैं। ठीक है। अभी क्या सादत बख्शेंगे आप? सर एक रिक्वेस्ट कर लूं, अगर आप पूरी कर सकें। पंचतन का गुलाम। हाँ, मैं तो पंचतन का गुलाम। हाँ जी, हो जाएगी। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मैं तो कल भी उनका गुलाम था, मैं तो अब भी उनका गुलाम हूँ। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मेरी जद भी उनकी गुलाम थी, मेरी जद भी उनकी गुलाम थी। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो कल भी उनका गुलाम था, मैं तो अब भी उनका गुलाम हूँ। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से, मुझे इश्क है तो रसूल से। ये करम है आले रसूल का, ये करम है ज़हरा बतूल का। मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क शाह ज़मान से है, मुझे इश्क है तो हसन